हेलो स्टूडेंट्स, मैं निखिल कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी ई पाठशाला में। सीजीपीएससी ई पाठशाला में आज का हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं सितंबर माह के करंट अफेयर्स पर। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन है। सीजीपीएससी ई पाठशाला के द्वारा छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन का एक ऑनलाइन बैच शुरू किया जा रहा है। ये बैच आपका स्टार्ट होगा 25 अक्टूबर से, इसी महीने दीपावली के बाद। तो जो भी स्टूडेंट अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं वे छत्तीसगढ़ ई पाठशाला मोबाइल ऐप में जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। देखिए, हर साल मेरे द्वारा सीजीपीएससी ई पाठशाला मोबाइल ऐप में छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन का ऑनलाइन क्लास आपका अप्रैल या मई महीने में स्टार्ट किया जाता था, लेकिन इस साल हमने कोई भी कोर्स नहीं चलाया और इस साल मेरे कोई भी कोर्स चलाने की प्लानिंग नहीं थी। लेकिन अभी एक न्यूज़ आर्टिकल आया था सितंबर के महीने में, जिसमें 625 पदों पर आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के वैकेंसी आने की बात कही गई है। डेट कब है वैकेंसी का या एग्जाम कब होगा ये अभी तक कोई क्लियर नहीं है, लेकिन हाँ, एक न्यूज आर्टिकल आया था नव भारत में कि 625 पदों पर असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आने वाली है। तो ये असिस्टेंट प्रोफेसर के प्रिपरेशन करने वाले एस्पिरेंट्स की डिमांड आई है कि छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन का ऑनलाइन क्लास हमें पढ़ना है। तो उन्हें देखते हुए हम एक नया ऑनलाइन क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि केवल असिस्टेंट प्रोफेसर के एस्पिरेंट को ही टारगेट करते हुए ये बैच बनाया जा रहा है। इसमें कंप्लीट छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन हम कवर करेंगे, यानी कि छत्तीसगढ़ का इतिहास, जनजाति, भूगोल, लोक कला, संस्कृति और मिसलेनियस फैक्ट, बहुत से और भी मिसलेनियस चीज़ें हम पढ़ेंगे। ग्राम पंचायत, नगरीय निकाय, इस पर मैं अलग एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि हम इस छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन के ऑनलाइन बैच में कौन कौन सा सिलेबस कवर करने वाले हैं। तो इसमें जो अदर एग्जाम की भी जो तैयारी कर रहे हैं, जिन्हें छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन पढ़ना है, वो भी इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे कि अभी पीएससी प्री एग्जाम होंगे आपके फरवरी के महीने में, तो वो भी हमारे साथ अगर छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन कोर्स को पढ़ते हुए आगे अपना प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो वो भी छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन के ऑनलाइन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, इस कोर्स की जो एक्चुअल फीस है वो है 4,000 रुपये, लेकिन अभी दिवाली के लिए जो फेस्टिवल ऑफर हम चला रहे हैं लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए, वो है आपका 2,499 रुपये। ठीक, ये लिमिटेड टाइम ऑफर है, यानी कि 25 अक्टूबर 2025 तक, दीपावली के 2-3 दिन बाद। 20 तारीख को आपका दिवाली है, 25 तारीख को हमारा क्लास शुरू होगा और 25 तारीख तक हम जो है इस प्राइस पर रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं। ठीक है, इसके बाद ये टाइम ड्यूरेशन ओवर होने के बाद इस कोर्स की फीस हम थोड़ा बढ़ा देंगे। तो समय रहते लिमिटेड टाइम में अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद कोर्स के प्राइस बढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला हमारा टॉपिक है कांगेर घाटी में रहस्यमयी ग्रीन गुफा की खोज। हाल ही में बस्तर जिले के कांगेर घाटी नेशनल पार्क में एक ग्रीन गुफा यानी कि हरी गुफा, ग्रीन कलर की गुफा यानी हरे रंग की गुफा की खोज की गई है। यह खोज वन विभाग की खोजी टीम ने एक नई रहस्यमयी ग्रीन गुफा की खोज की है। इस गुफा के अगर हम विस्तार की बात करें तो यह गुफा लगभग 60 से 80 फीट ऊंची हाइट और 200 मीटर अंदर तक फैली हुई है, यानी कि इसकी गहराई है। अगर हम संरचनाओं की बात करें तो इस गुफा में ग्रीन स्टोन फॉर्मेशन है। ग्रीन स्टोन जैसे कि स्टेलेग्माइट और स्टेलेक्टाइट पाए जाते हैं। स्टेलेग्माइट और स्टेलेक्टाइट क्या होते हैं? ये चूना पत्थर से निर्मित जो आपकी संरचना होती है, आगे आपको दिखाऊंगा। विशेषता क्या है? गुफा के कई हिस्से और स्टेलेक्टाइट में लाइकेन फैला हुआ है। जिस हिस्से में लाइकेन है, इसको ध्यान रखना ना, जिस हिस्से में लाइकेन है वो हिस्सा पूरी तरीके से ग्रीन हो गया है। लाइकेन की वजह से गुफा बाकी गुफाओं से अलग है। देखिए, लाइकेन क्या होता है? लाइकेन एक प्रकार के कवक या शैवाल होते हैं। अगर आप देखेंगे तो घरों में बरसात के टाइम पे आपके हरे हरे रंग की काई जम जाती है। वैसे काई अलग होता है और कवक शैवाल अलग आपके एग्जाम्पल है, लेकिन आपको समझने के लिए बता रहा हूँ। जैसे कि बरसात के समय में जहाँ कहीं पे पानी इकट्ठा होता है तो वहाँ हरे हरे रंग के वहाँ पे आपके काई बैठ जाती है, तो वो उतना एरिया क्या हो जाता है? पूरा ग्रीन कलर का हो जाता है। अगर आपको गुफा का एग्जाम्पल दिखाऊं तो ये है जो गुफा आपका जो खोजा गया है कांगेर घाटी नेशनल पार्क में। ये आपकी जो संरचना है ये चूना पत्थर की ही संरचना है, लेकिन उसके ऊपर लाइकेन की परत जम गई है, जिसके कारण ये हरे रंग का दिखाई दे रहा है। ग्रीन गुफा इसे कहा जा रहा है, ग्रीन केव कहा जा रहा है। और इस नई गुफा की खोज की गई है आपके कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में। तो ये जो हरा रंग है गुफा में इन संरचनाओं का, स्टेलेक्टाइट स्टेलेग्माइट का, ये हरे रंग होने का कारण है आपका लाइकेन, जो कि एक प्रकार का कवक या शैवाल है। ठीक, देखिए, कांगेर घाटी में कुटुमसर गुफा के आसपास 11 और गुफाएं हैं।
इनमें से केवल 3 गुफाएं कुटुमसर, कैलाश और दंडक को ही खोला गया है। दो गुफाओं ग्रीन और झूमर में वन विभाग की टीम घुसी है, बाकी गुफाओं में अब तक किसी ने एंट्री नहीं की है। तो टोटल आपके देखिए, कुटुमसर गुफा से आप परिचित है, वहां पर भी आपके चूना पत्थर की संरचनाएं स्टेलेक्टाइट स्टेलेग्माइट होते हैं, ठीक है। तो ये जो आपके जो गुफा है, आपके कुटुमसर गुफा के आसपास अन्य और 11 गुफाएं भी है, जिसमें से 3 गुफाओं में अब तक एंट्री हुआ है। कौन कौन सा है वो? आपका कुटुमसर गुफा, कैलाश गुफा और दंडक गुफा, ठीक। बाकी गुफाओं में अभी तक एंट्री नहीं हुआ है। एक और है झूमर गुफा और ग्रीन गुफा, जिसपे वन विभाग की टीम फिलहाल पहुंच चुकी है। अब देखिए, गुफाओं में 2 प्रकार के चूना पत्थर की संरचनाएं हैं। जैसे कि कुटुमसर की गुफा, वहां पे भी 2 प्रकार की चूना पत्थर की संरचना है। मतलब एक तो ये जैसे गुफा है, गुफा के ऊपर छत से बनी हुई नीचे की ओर संरचना और नीचे से उठती हुई संरचना, ये जो संरचनाएं हैं वही कहा जा रहा है कि गुफाओं में 2 प्रकार के चूना पत्थर की संरचनाएं हैं, जिन्हें स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट कहा जाता है। स्टेलेक्टाइट छत से लटकते हुए और कैल्शियम कार्बोनेट युक्त पानी के टपकने से बनता है। यानी कि ये क्या है? ये है आपका स्टेलेक्टाइट। देखिए, चूना पत्थर, अगर सीधे साधारण शब्दों में कहा जाए तो चूना पत्थर घुला हुआ पानी जो कि गुफा के छत के ऊपर से रिस करके धीरे धीरे टपकता है। और वो टपकने के कारण कई बार क्या होता है, जैसे ये बूंद 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 टपक रहा है तो ये टपकते टपकते नीचे गिरेगा, लेकिन कई बार ये टपकने से पहले ही सूख जाता है और सूखने के कारण कुछ इस प्रकार की वो संरचना बनाते हुए चलता है। तो ये कहलाता है आपका स्टेलेक्टाइट। और दूसरा होता है स्टेलेग्माइट। स्टेलेग्माइट क्या होता है? जब ये आपके चूना पत्थर घुला हुआ पानी जब जमीन पे गिर रहा है तो वो भी जमीन पर सूखते हुए ऊपर की ओर बढ़ता है, तो ये कहलाता है आपका स्टेलेग्माइट। और इसी स्टेलेक्टाइट स्टेलेग्माइट के ऊपर लाइकेन की परत जम गई है, तो ये बन गई है आपकी ग्रीन गुफा, ठीक है। देखिए, स्टेलेग्माइट खनिजों से युक्त बूंदों के रूप में बनते हैं जो जमीन पर गिरती है और अधिक कैल्शियम कार्बोनेट जमा करती है। चूना पत्थर एक अवसादी चट्टान है और मुख्यतः कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है, जो गुफा में रासायनिक अपक्षय नामक प्रक्रिया के दौरान बनती है, ठीक है। तो ये है ग्रीन गुफा। ग्रीन गुफा कुछ नहीं है, जिस प्रकार से आपके कुटुमसर की गुफाओं के अंदर स्टेलेक्टाइट स्टेलेग्माइट जो चूना पत्थर की जो संरचनाएं हैं उसी के ऊपर लाइकेन की परत जम जाने के कारण वो हरे रंग का हो गया है, और वही आपका ग्रीन गुफा एक नया खोजा गया गुफा है, ठीक है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान बस्तर जिले के अंतर्गत खोजा गया है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसे। देखिए, ये है आपका ग्रीन गुफा, लाइकेन की परत के कारण ये संरचना ऐसा दिख रहा है। नेक्स्ट देखिए, देश का पहला ग्रामीण गार्बेज कैफे। गार्बेज का मतलब क्या होता है? गार्बेज का मतलब होता है कचरा, ठीक है। गार्बेज का मतलब कचरा। देश का पहला ग्रामीण गार्बेज कैफे, रूरल गार्बेज कैफे, कहां खोला गया है? यह खोला गया है सरगुजा जिले के मैनपाट जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत रोपाखार में। इस नाम को याद रखना, कहां पर खोला गया है? रोपाखार में खोला गया है। इसका नाम है, यानी कि इस गार्बेज कैफे का नाम है कार्ब हट किचन रोपाखार, ये इसका कैफे का पूरा नाम है। ये जो पहल है, ये पहल की गई है स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत। समय समय पर स्वच्छता के जो अभियान चलाए जाते हैं उसके अंतर्गत इसका जो संचालन है, इसका संचालन किया जा रहा है जिला प्रशासन सरगुजा, LIC HFL आपका हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड जो होम लोन देती है, LIC की एक सब्सिडरी, ग्रीन टुमारो परियोजना एवं फिनिश सोसाइटी के सहयोग से इसका संचालन किया जा रहा है, इस गार्बेज कैफे का। इसमें इसके अंतर्गत ये कैफे में उपलब्ध किस प्रकार से आपका नाश्ता और खाना उपलब्ध होगा? अगर कोई व्यक्ति 1 किलो प्लास्टिक कचरा ला करके यहां पर देता है तो उसे भरपेट नाश्ता मिलेगा, और 2 किलो प्लास्टिक कचरा ला करके देता है तो उसे भरपेट भोजन दिया जाएगा इस कैफे में। 1 किलो प्लास्टिक पर नाश्ता, 2 किलो प्लास्टिक पर भोजन की व्यवस्था है। विशेष, भारत का पहला गार्बेज यानी कचरा कैफे छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर नगर निगम द्वारा वर्ष 2019 में शुरू किया गया था। ध्यान देना, ये जो अंबिकापुर नगर निगम के द्वारा वर्ष 2019 में अंबिकापुर में जो गार्बेज कैफे खोला गया था, ये शहरी क्षेत्र का था।
ये क्या है? ग्रामीण गार्बेज कैफे है। अगर प्रश्न पूछा जाएगा देश का पहला आपका अर्बन गार्बेज कैफे कहां खोला गया था, यानी कि शहरी गार्बेज कैफे कहां खोला गया था, तो अंबिकापुर नगर निगम में। और आपका ग्रामीण गार्बेज कैफे कहां खोला गया पूछा जाए तो कहां खोला गया है? रोपाखार ग्राम पंचायत, मैनपाट, सरगुजा। दोनों के दोनों आपका सरगुजा जिले में ही है। एक रोपाखार में है और दूसरा सरगुजा के ही अंबिकापुर में है। ठीक, देखिए ये ऐसे कुछ आपका कैफे खोला गया है, ग्रामीण गार्बेज कैफे, देश का पहला ग्रामीण गार्बेज कैफे। यहाँ पे दिखाया हुआ का आपका कारभाट किचन रोपाखार, यहाँ पे उसका एड्रेस दिया है। प्रति व्यक्ति 1 किलो आपके प्लास्टिक, जिसमें सफेद प्लास्टिक, पानी का बोतल, एल्युमिनियम केन तक इंक्लूड है। कांच की बोतल देने पर नाश्ता और आपके 2 किलो प्लास्टिक देने पर खाना की व्यवस्था है। ठीक है, रंगीन प्लास्टिक नहीं लिया जाएगा, ये इनके अपने टर्म्स एंड कंडीशन है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है अमिता श्रीवास। अमिता श्रीवास जो कि निवासी है आपके जांजगीर चांपा जिले की। अमिता श्रीवास हमारे प्रदेश की महिला पर्वतारोही है। ठीक है, हमारे प्रदेश की एक महिला पर्वतारोही है। इनका नाम और ये किस जिले की निवासी है इसे भी याद रखना। आजकल जो स्पोर्ट्स प्लेयर है, छत्तीसगढ़ के स्पोर्ट्स प्लेयर, छत्तीसगढ़ के जो पर्वतारोही है, जो फेमस पर्सनैलिटी है, उनके निवास स्थान से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अभी 2025 में जो एग्जाम हुए तो बहुत से क्वेश्चन खिलाड़ियों के, पर्वतारोहियों के, उनके निवास स्थान से क्वेश्चन बने। उनके किस खेल से उनका संबंध है वो नहीं पूछा जा रहा है, उनके निवास से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो अमिता श्रीवास जो कि जांजगीर चांपा जिले से संबंधित है, इन्होंने हाल ही में KY2 जो कि लेह में मौजूद है, KY2 चोटी पर इन्होंने पर्वतारोहण किया और इस KY2 चोटी की ऊंचाई है 6250 मीटर। इन्होंने 22 सितंबर 2025 को यह पर्वतारोहण किया, यानी कि पर्वत पर फतह किया। ये जो है एक दल के साथ इस KY2 लेह पर पर्वतारोहण के लिए निकली थी। इसमें कुल 29 पर्वतारोही थे, जिसमें से 2 सिंगापुर, 1 दुबई और 2 कर्नल भी इसमें शामिल थे। कि दल में से, इस 29 पर्वतारोहियों के दल में से केवल 23 ही सफलतापूर्वक चोटी पर पहुंच पाए। ठीक है, जो है अपने चोटी पर पहुंचने का लक्ष्य प्राप्त की, जबकि स्वास्थ्य कारणों से 6 जो आपके पर्वतारोही है उन्हें वापस लौटना पड़ा। तो इन 23 में से एक हमारी अमिता श्रीवास भी थी। ठीक, देखिए छत्तीसगढ़ की ये जो आपकी अमिता श्रीवास है, ये छत्तीसगढ़ की उन चुनिंदा महिला पर्वतारोहियों में शामिल है जिन्होंने 6000 मीटर से अधिक ऊंचाई की चोटी फतह की है। मार्च 2021 में अमिता श्रीवास ने अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलीमंजारो, जिसकी ऊंचाई 5895 मीटर है, को फतह किया था। तो इनकी थोड़ी पुरानी उपलब्धियों को भी याद रखना। अभी सितंबर 2025 में इन्होंने KY2 लेह पर अपना पर्वतारोहण किया, फतह किया, लेकिन मार्च 2021 में उन्होंने अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलीमंजारो, जिसकी ऊंचाई 5895 मीटर थी, उस पर भी फतह किया है। ठीक है, किस जिले की निवासी है? जांजगीर चांपा जिले की निवासी है। इंपॉर्टेंट है, यह है आपकी अमिता श्रीवास। नेक्स्ट देखिए, प्रदेश का पहला फ्लोटिंग सौर विद्युत संयंत्र उत्पादन शुरू। पहले के करंट अफेयर में भी हम पढ़ चुके हैं कि प्रदेश का पहला फ्लोटिंग सौर ऊर्जा संयंत्र ये कहां स्थापित किया गया है? भिलाई इस्पात संयंत्र के सहयोग से मरोदा डैम जो कि भिलाई में स्थित है, वहां पर हमारे प्रदेश का पहला फ्लोटिंग यानी कि तैरता हुआ, डैम में जो आपका पानी जो भरा रहता है मरोदा डैम में, उसके ऊपर तैरते हुए सोलर पैनल लगाए गए हैं विद्युत उत्पादन के लिए, सौर ऊर्जा विद्युत उत्पादन के लिए। ठीक, देखिए मरोदा टैंक 1 भिलाई में हमारे प्रदेश का पहला फ्लोटिंग सौर विद्युत संयंत्र स्थापित किया गया। इस संयंत्र को शुरू किया गया, यानी कि इसने अपना उत्पादन शुरू किया 23 सितंबर 2025 को उत्पादन शुरू हुआ। ये जो आपका संयंत्र है ये NTPC और सेल पावर सप्लाई कंपनी लिमिटेड द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है। NTPC यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन और सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, दोनों का संयुक्त उपक्रम है जिसे नाम दिया गया है NTPC सेल पावर सप्लाई कंपनी लिमिटेड NSPCL के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। ठीक है, इसकी क्षमता है आपका 15 मेगावाट। जल भराव क्षेत्र लगभग 80 एकड़ क्षेत्र में जो है आपका जलाशय का क्षेत्र है और इसमें जो आपका सोलर पैनल लगाया गया है वो 15 मेगावाट का है। ऊर्जा उत्पादन, ये जो सोलर आपका संयंत्र लगाया गया है मरोदा जलाशय में, उससे प्रति वर्ष 34.25 मिलियन यूनिट हरित ऊर्जा, ठीक है, हरित ऊर्जा यानी कि जैसे
बिना जीवाश्म का, आप इसको बोल सकते हैं गैर परंपरागत ऊर्जा या नवीनीकृत ऊर्जा, ठीक है। 34.25 मिलियन यूनिट हरित ऊर्जा का उत्पादन होने का इसमें लक्ष्य है। कार्बन उत्सर्जन में कमी, हर साल 28,400 टन CO2 उत्सर्जन में कमी आएगा। देखिए, यानी इतने मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन में आपका 28,400 टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता। अब यहां पर तो कोयले को जलाया नहीं जा रहा है, कोयले को जलाते तब CO2 मुक्त होता है। जो आपके थर्मल पावर प्लांट है, थर्मल पावर प्लांट का कॉन्सेप्ट क्या है? कोयले को जला करके बॉयलर के अंदर के पानी को गर्म किया जाता है, जो पानी आपके भाप में बदलता है, स्टीम में बदलता है, और स्टीम को हाई प्रेशर पर टरबाइन के ब्लेड पे छोड़ा जाता है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। तो यहां पर तो ऐसा कोई प्रोसेस नहीं हो रहा है, तो इसमें CO2 में कमी आएगा, 28,400 टन कार्बन डाइऑक्साइड में कमी। कोयले की बचत, यहां पे जो है सोलर ऊर्जा से एनर्जी जनरेट हो रहा है, तो लगभग 0.23 लाख टन कोयले का प्रतिवर्ष आपका बचत होगा। उद्देश्य, इस्पात उत्पादन में ग्रीन स्टील पहल को बढ़ावा देना इस संयंत्र का मुख्य उद्देश्य है। जैसे कि मैंने कहा, पहले भी हम इसको पढ़ चुके हैं। 30 जून 2024 को इसका शिलान्यास किया गया था, इसका शिलान्यास किया गया, जिसके बाद मेसर्स माधव इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड और क्वांट सोलर के द्वारा इसको पूरा किया गया, यानी कि इसकी स्थापना की गई। और संचालन कौन कर रहा है? NSPCL, यानी कि NTPC सेल पावर सप्लाई कंपनी लिमिटेड, ठीक। नेक्स्ट देखिए, धार पारूम कांकेर का नया पर्यटन स्थल। हाल ही में धार पारूम, जिसे एक नए पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है, जो कि मौजूद है आपके कांकेर जिले में। कांकेर जिले के ग्राम पंचायत पीढ़ापाल के पास मौजूद है आपका धार पारूम एक पर्यटन स्थल। विशेषता क्या है? यहां पर सुंदर घाटियां हैं, व्यू पॉइंट है, प्राकृतिक झरने हैं, गुफाएं हैं, और बहुत से शैल चित्र भी यहां पर मौजूद है। प्राकृतिक सौंदर्य, पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र और मनमोहक प्राकृतिक दृश्य भी यहां पे देखने मिलेंगे। इसका जो प्रबंधन है, यानी कि इस पर्यटन स्थल का जो प्रबंधन है, सामुदायिक स्तर पर ग्रामीणों के द्वारा इसका संचालन और देखरेख किया जा रहा है। धार पारूम केशकाल के टाटामारी से भी बड़ा हिल स्टेशन बनाया जा सकता है। अभी जो कांकेर में केशकाल है, केशकाल के पास एक टाटामारी नामक जगह है, वो एक पर्यटन स्थल है, कांकेर का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। तो ये जो आपका जो नया पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है धार पारूम, ये आपके टाटामारी से भी बड़ा हिल स्टेशन बन सकता है। ये एक प्रकार का व्यू है वहां का, ठीक है, आपके धार पारूम का। तो धार पारूम पर्यटन स्थल किस जिले में है पूछा जाए तो कांकेर जिले में है, ठीक। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ सोसाइटी फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी CGSIT, इसकी स्थापना 10 सितंबर 2025 को रायपुर में किया गया। इसका शुभारंभ उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी के द्वारा किया गया। ये जो आपका एक टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट जो खोला गया है, छत्तीसगढ़ सोसाइटी फॉर छत्तीसगढ़ सोसाइटी फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो खोला गया है, ये प्रदेश में IT के अध्ययन, अध्यापन, शोध और नवाचार को प्रोत्साहित करेगा। छत्तीसगढ़ में सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र को मजबूत बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। तो CGSIT यानी कि छत्तीसगढ़ सोसाइटी फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की स्थापना कब हुई? 10 सितंबर 2025 को, और उसका उद्घाटन किया गया उप मुख्यमंत्री जी के द्वारा, विजय शर्मा, ठीक। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है बास्केटबॉल खिलाड़ी दिव्या रंगारी। इनका भी नाम याद रखिएगा, आजकल खेल वाले टॉपिक से काफी क्वेश्चन बन रहे हैं, निवास स्थान से बन रहे हैं, किस खेल से संबंधित है, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिला, किस जिले की निवासी है? महासमुंद जिले की निवासी बास्केटबॉल खिलाड़ी दिव्या रंगारी ने मलेशिया में आयोजित अंडर 16 महिला एशियाई बास्केटबॉल चैंपियनशिप 2025 में भारतीय टीम के साथ स्वर्ण पदक जीता, ठीक है, यानी कि ये भारतीय टीम में शामिल थी और टीम ने स्वर्ण पदक जीता। तो दिव्या रंगारी किस खेल से संबंधित है? बास्केटबॉल से संबंधित है। किस जिले की निवासी है? महासमुंद जिले की निवासी है। और इन्होंने अंडर 16 महिला एशिया बास्केटबॉल चैंपियनशिप 2025 जो कि मलेशिया में आयोजित हुआ, उसमें भारतीय टीम ने स्वर्ण पदक जीता। इतना फैक्ट आपको याद रखना है, ठीक। नेक्स्ट, दीपक किंगरानी 71वां नेशनल फिल्म पुरस्कार, नेशनल फिल्म अवार्ड, ठीक। दीपक किंगरानी
ये निवासी है बलौदा बाजार भाटापारा जिले के, ठीक है, इनका निवास स्थान है। इन्हें 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह जो कि 23 सितंबर 2025 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित हुआ, वहां इन्हें पुरस्कृत किया गया, पुरस्कार प्रदान किया गया। देखिए, ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा इन्हें पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। ये है आपके दीपक किंगरानी की, जो कि बलौदा बाजार भाटापारा के निवासी है। इन्हें पुरस्कार क्यों प्रदान किया गया? एक फिल्म आई थी मनोज वाजपेयी जिसमें लीड एक्टर थे, जिसका नाम था सिर्फ एक बंदा, सिर्फ एक बंदा काफी है, ये फिल्म का नाम है। उसमें सर्वश्रेष्ठ संवाद लेखन के लिए, तो सर्वश्रेष्ठ संवाद लेखन के लिए उन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया। ठीक है, काफी अच्छी मूवी है, देखिएगा। जो आसाराम बापू केस है उसके ऊपर बनी है, जिसमें आपके मनोज वाजपेयी एक वकील का रोल, एडवोकेट का रोल वो निभा रहे हैं। तो सिर्फ एक बंदा काफी है, सर्वश्रेष्ठ संवाद लेखन के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया। अगर इनके उल्लेखनीय कार्य की हम बात करें तो स्पेशल ऑप्स 2020 एक वेब सीरीज आई थी, उसमें उसमें जो है इन्होंने संवाद लेखन लिखा। मिशन रानीगंज जो कि कोयले खदान में मजदूर फंसे थे, जिसमें लीड एक्टर आपके अक्षय कुमार थे, उसमें भी जो है ये संवाद लेखन का उन्होंने कार्य किया। और भैया जी 2024 में एक आई थी मूवी जिसपे इन्होंने संवाद लेखन का कार्य किया। ये इनके कुछ विशेष कार्य है, ठीक। और ये पुरस्कार इन्हें प्रदान किया जा रहा है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, सतत विकास लक्ष्य एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल राज्य एवं जिला प्रगति रिपोर्ट 2024 छत्तीसगढ़। हाल ही में छत्तीसगढ़ के राज्य नीति आयोग के द्वारा सतत विकास लक्ष्य में राज्य और छत्तीसगढ़ के जिलों के एक प्रगति रिपोर्ट पेश किया गया, जो कि आधार वर्ष, यानी कि इसमें जो वर्ष को जो आधार बनाया गया था वो आधार था आपका वर्ष 2023-24, यानी कि अभी चल रहा है आपका 2025 चल रहा है, 2023-24 के आंकड़ों के आधार पर यह रिपोर्ट बनाया गया है, ठीक है। उद्देश्य, राज्य व जिलों में सतत विकास लक्ष्यों, टोटल 17 आपके लक्ष्य है एसडीजी के अंतर्गत, सतत विकास लक्ष्य एसडीजी के लक्ष्यों की प्रगति का मूल्यांकन करना इस रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य था। मुख्य बिंदु, वर्ष 2023 में राज्य का कंपोजिट स्कोर, यानी कि टोटल जो 17 आपके इसमें लक्ष्य है उस सभी को मिलाकर के उसका कंपोजिट स्कोर जो है 69 था। 2024 में यह बढ़कर के हो गया है 70, जिसमें आपके 82 संकेतकों के आधार पर जिलों का स्कोर व रैंक तय किया गया है, ठीक। श्रेणी, इसमें जिलों को 4 श्रेणी में बांटा गया। अचीवर्स जिनका स्कोर 100 होगा, फ्रंट रनर जिनका स्कोर 65, इसमें शायद कुछ कम है ना, 65 होगा। फॉर्मर्स जिनका स्कोर ये 65 से 99, यहां पे कीजिएगा ना, 65 से 99 जिनका स्कोर होगा वो फ्रंट रनर। उसके बाद परफॉर्मर्स जिनका स्कोर 50 से 64 होगा, और एस्पिरेंट्स जिनका स्कोर 0 से आपका 49 के बीच में होगा। तो अचीवर्स कैटेगरी में तो कोई नहीं आया है, ठीक है। 2024 के अगर हम रैंकिंग की बात करें तो 28 जिले फ्रंट रनर श्रेणी में है। फ्रंट रनर श्रेणी यानी कि जिनका स्कोर 65 से 99 के बीच में है, और 5 जिले जो कि परफॉर्मर श्रेणी के अंतर्गत है, जिनका स्कोर 50 से 64 के बीच में है। अगर टॉप में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है पूछा जाए इस रिपोर्ट के आधार पे, तो टॉप में है धमतरी, जिसका स्कोर रहा आपका 76, और सबसे बॉटम में है, सबसे निचले स्तर पर है बीजापुर, जिसका स्कोर रहा आपका 57। प्रगति की अगर हम बात करें तो 12 जिलों के स्कोर में वृद्धि हुई है। 10 जिलों ने अपना स्कोर बरकरार रखा, यानी कि पिछले साल जो स्कोर था वही स्कोर इस साल भी है। मूल्यांकन, राज्य स्तर पर 16 सतत विकास लक्ष्य एसडीजी के तहत 275 संकेतकों का मूल्यांकन, इसमें से 40 संकेतक 2030 के लक्ष्य पहले से ही 2024 तक प्राप्त कर चुके हैं, सॉरी, ठीक है। तो इसे बस याद रखना, धमतरी जो है ये टॉप में है, बॉटम में है बीजापुर। छत्तीसगढ़ के 28 जिले फ्रंट रनर कैटेगरी के अंतर्गत है, और 5 जिले जो है ये परफॉर्मेंस श्रेणी में है। अचीवर्स के अंतर्गत कोई भी जिला नहीं है। ये कुछ बेसिक फैक्ट है जिसे आपको याद रखना है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, नमूना पंजीकरण प्रणाली सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम एसआरएस सांख्यिकी रिपोर्ट 2023। बहुत से ऐसे रिपोर्ट आए हैं जिसको आपको पढ़ना है, और ये आंकड़ों को आपको कुछ लंबे समय तक याद रखना है, क्योंकि अभी तो 2025 चल रहा है, 2026 में भी ये आंकड़े आपके लिए काम आएंगे। जैसे कि अभी हमने एसडीजी जो जिला प्रगति रिपोर्ट देखा वो, और ये आपका सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम का रिपोर्ट। भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त कार्यालय के द्वारा ये सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम की सांख्यिकी रिपोर्ट जारी की गई है,
उद्देश्य प्रजनन और मृत्यु दर से जुड़े वार्षिक अनुमान को जारी करना इस रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक, कुछ शब्दावली है जो आगे आपको देखने के लिए मिलेगी। आंकड़े तो आपको पढ़ना है, लेकिन उस आंकड़े की जो मुख्य बिंदु है उसके मायने क्या होते हैं। जैसे कि एक आपको पढ़ने मिलेगा कुल प्रजनन दर। कुल प्रजनन दर क्या होता है? एक महिला के प्रजनन काल की पूरी अवधि के दौरान उससे जन्म लेने वाले बच्चों की औसत संख्या, यानी कि एक महिला का प्रजनन काल, यानी कि वो जब तक मां बन सकती है, तो प्रजनन काल की जो पूरी अवधि है उसमें जन्म लेने वाले बच्चों की औसत संख्या, यानी कि एक महिला अपने प्रजनन काल में औसतन कितने बच्चों को जन्म दे सकती है, अखिल भारतीय स्तर पर इसे निकाला जाता है। दूसरा होता है शिशु मृत्यु दर। शिशु मृत्यु दर क्या होता है? प्रति 1000 जीवित जन्मों पर एक वर्ष से कम आयु के बच्चों की होने वाली मृत्यु की संख्या शिशु मृत्यु दर कहलाती है। ठीक है, एक वर्ष में प्रति 1000 बच्चों में कितने बच्चे मृत हुए जिनकी आयु 1 साल से कम है, जिनकी आयु 1 साल से कम है। 1 साल से कम आयु के बच्चे इसमें जो है रिपोर्ट में कैलकुलेट किए जाते हैं। 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों की होने वाली मृत्यु की संख्या शिशु मृत्यु दर कहलाती है। दूसरा, 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों का मृत्यु दर, अंडर 5। ठीक, यह किसी वर्ष विशेष या अवधि में जन्म लेने वाले प्रति 1000 बच्चों की 5 वर्ष की आयु से पहले मृत्यु होने की संभावना को दर्शाता है। यह आंकड़ा, अभी आंकड़े हम पढ़ेंगे, अभी इसके मायने क्या है वो समझते हुए चलिए। अशोधित जन्म दर, यह क्या होता है? यह किसी दिए गए वर्ष के मध्य में प्रति 1000 लोगों पर जीवित जन्म की संख्या को दर्शाता है। एक है आपका अशोधित मृत्यु दर, यह किसी दिए गए वर्ष के मध्य में प्रति 1000 लोगों पर होने वाली मृत्यु की संख्या है। और लिंगानुपात, यह किसी जनसंख्या में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या दर्शाता है। ये बेसिक डेफिनेशन है आपके समझने के लिए। अब आंकड़ों को पढ़ना है जो कि आगे 1-1.5 साल आपके लिए काम का रहेगा। ठीक, कुल प्रजनन दर क्या होता है हम देख चुके हैं। राष्ट्रीय स्तर पर ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, अलग से स्पेसिफाई करके देगा। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम 2023 के आंकड़ों के अनुसार भारत का कुल प्रजनन दर कितना है। ठीक है, यह हिंदी में देगा नमूना पंजीकरण प्रणाली सांख्यिकी रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का कुल प्रजनन दर कितना है। तो कुल प्रजनन दर कितना है? 1.9। भारत में सर्वाधिक प्रजनन दर किस राज्य का है? बिहार, 1.9, और बिहार का कितना है? 2.8। सबसे कम किसका है? दिल्ली, 1.2। शिशु मृत्यु दर की अगर हम बात करें तो शिशु मृत्यु दर अखिल भारतीय स्तर पर है 25। और अगर इसे हम क्लासिफाई करें ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में, तो ग्रामीण क्षेत्र में शिशु मृत्यु दर है 28, शहरी क्षेत्र में शिशु मृत्यु दर है 18। अगर हम बात करें कि सर्वाधिक शिशु मृत्यु दर किन राज्यों में है, तो उसमें हमारा छत्तीसगढ़ शामिल है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जहां पे शिशु मृत्यु दर सर्वाधिक है, कितना है? 37, और सबसे कम है मणिपुर जहां पे मात्र है 3। 5 वर्ष से कम आयु में मृत्यु दर अखिल भारतीय स्तर पर कितना है आपका? 29। ठीक, बाकी ये आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं है, हो सकता है आने वाले टाइम पे मुझे मिल जाए, लेकिन मैंने काफी इसे ढूंढा लेकिन मुझे नहीं मिला। ठीक, अशोधित जन्म दर अखिल भारतीय स्तर पर है 18.4, 18.4। सर्वाधिक है बिहार में 25.8, और सबसे कम है आपका तमिलनाडु 12, और अंडमान निकोबार 10.1। ठीक है, अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेशों में है। अशोधित मृत्यु दर अखिल भारतीय स्तर पर है 6.4। सर्वाधिक है हमारे छत्तीसगढ़ में, कितना? 8.3। अशोधित मृत्यु दर सर्वाधिक छत्तीसगढ़ में है, और सबसे कम है दिल्ली, 4.5। जन्म के समय लिंगानुपात 2021-23 ये है, छत्तीसगढ़ में है 974 सर्वाधिक, और सबसे कम है आपका 868 उत्तराखंड। अगर इसे हम शहरी और ग्रामीण में क्लासिफाई करें तो ग्रामीण क्षेत्र में जन्म के समय लिंगानुपात है 914, और शहरी क्षेत्र में है 925, यानी कि लिंगानुपात में हमारे छत्तीसगढ़ की स्थिति फिलहाल ठीक है। ठीक, इन आंकड़ों को याद रखिएगा, जहां पे छत्तीसगढ़ है उसको तो अलग से हाईलाइट करके याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, देश में नारियल उत्पादन में अव्वल कोंडागांव जिला। हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का जो कोंडागांव जिला है वो नारियल उत्पादन में अव्वल रहा। ठीक है, टॉप में रहा।
सुनने में थोड़ा अचंभा लगेगा क्योंकि नारियल प्रोड्यूसर या जो कोकोनट प्रोड्यूसर जो स्टेट है उसमें केरल, तमिलनाडु ये होने की संभावना रहती है। लेकिन हमारा कोंडागांव जिला जो है, कोंडागांव जिला देश में नारियल उत्पादन में अव्वल रहा। हाल ही में एक रिपोर्ट आया जिसमें विश्व नारियल दिवस के अवसर पर एक रिपोर्ट जारी किया गया जिसमें कोंडागांव जिला का डीएसपी यानी कि डेमोन्स्ट्रेशन सह उत्पाद प्रदेश, एक अलग से सूची आती है, देश के 11 क्षेत्रों में पहले स्थान पर रहा कोंडागांव जिला। यानी कि सर्वाधिक नारियल उत्पादन को टोटल 11 क्षेत्रों में बांटा गया है जिसमें से कोंडागांव था, और इन 11 क्षेत्रों में कोंडागांव जिला पहले स्थान पर रहा। हमारे कोंडागांव जिले में 18 प्रजातियों जैसे छोटे लंबे हाइब्रिड के नारियल के पौधे पाए जाते हैं। कोंडागांव में 18 प्रजातियों के नारियल के पौधे हैं। उत्पादन 70% तक बागानों में नारियल की उन्नत प्रजातियों की खेती होती है। वार्षिक उत्पादन प्रति वर्ष 50,000 से अधिक पौधे तैयार किए जाते हैं। नारियल उत्पादन कोंडागांव में हर साल लगभग 100 हेक्टेयर क्षेत्र में 6,000 से अधिक नारियल के पेड़ है, जिसमें से वर्तमान में 4,600 पेड़ों से सालाना 3 लाख से ज्यादा नारियल का उत्पादन हो रहा है। यहां होने वाले नारियल की खपत स्थानीय स्तर पर 60% और शेष राज्य के अन्य इलाकों में भेजा जाता है। कमाई, यह फार्म यानी कि कोंडागांव जिला का फार्म हर साल नारियल बोर्ड को लगभग 1 करोड़ रुपए कमाकर देता है। तो कोंडागांव जिला देश में नारियल उत्पादन में अव्वल स्थान पर है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, प्रदेश का पहला प्लास्टिक पार्क। प्रदेश का पहला प्लास्टिक पार्क रायपुर के उरला में स्थापित किया जाएगा। इसकी घोषणा की गई है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन जी के द्वारा। इसका निर्माण लागत लगभग 39 करोड़ का है। समय सीमा 30 अक्टूबर 2025 तक पूरा होने की संभावना है इस प्लास्टिक पार्क की। उद्देश्य प्रदेश में प्लास्टिक उद्योग को बढ़ावा देना और रोजगार सृजन करना। इसके साथ साथ कुछ अन्य घोषणाएं भी की गई है, जैसे कि स्मार्ट इंडस्ट्रियल एरिया जांजगीर चांपा के सीलादेही बिर्रा में, राजनांदगांव जिले के गतवा में, नवा रायपुर के विजेतला और बस्तर जिले के नियानार में स्थापित होंगे आपके स्मार्ट इंडस्ट्रियल एरिया। ठीक है, इसे याद रखना। नेक्स्ट देखिए, छत्तीसगढ़ में दुर्लभ प्रवासी पक्षी कैस्पियन प्लोवर का पहला फोटो रिकॉर्ड हुआ। ये पक्षी जो आपके दुर्लभ पक्षी, अगर इनकी उपस्थिति हमारे छत्तीसगढ़ में दर्ज होती है तो उससे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं पहले के एग्जाम में। ठीक है, करंट अफेयर का ये टॉपिक उठा के देखिएगा, इससे भी क्वेश्चन आए हैं। फोटोग्राफर है आपके सत्य प्रकाश पांडे, जो कि वाइल्ड लाइफ फोटो जर्नलिस्ट है हमारे छत्तीसगढ़ के। बिलासपुर जिले के मोहन भाटा में अगस्त 2025 को ये फोटो कैप्चर किया गया, और ये दुर्लभ प्रवासी पक्षी है। इसकी पुष्टि बर्ड काउंट इंडिया ने ई बर्ड के आधार पर इसकी पुष्टि की है। महत्व, यह छत्तीसगढ़ और पूरे मध्य भारत में इस पक्षी की पहली फोटो रिकॉर्ड हुई है, यानी कि सेंट्रल इंडिया, मध्य भारत की बात हो रही है। पक्षी की खासियत, यह बहुत ही दुर्लभ प्रवासी पक्षी है। भारत में केवल सर्दियों या प्रवास के समय थोड़े समय के लिए यह दिखता है। इसका जो मूल स्थान है, मूल रूप से यह कैस्पियन सागर, रूस, कजाकिस्तान, मंगोलिया के घास के मैदानों में इसकी जो है इसका मूल स्थान है। सर्दियों में यह अफ्रीका और भारत की ओर आते हैं ठंड के मौसम में। इसके पहले दिल्ली, गोवा, महाराष्ट्र, पांडिचेरी, तमिलनाडु, केरल, मुंबई और गुजरात में इसकी उपस्थिति दर्ज की गई है। यानी कि एक आपका वेस्ट साइड और दूसरा साउथ साइड। सेंट्रल इंडिया में पहली बार इसकी उपस्थिति दर्ज हुई है, वो भी हमारे छत्तीसगढ़ में कैस्पियन प्लोवर, क्योंकि ये कैस्पियन सागर की तरफ से आता है, तो कैस्पियन और प्लोवर एक नाम याद रख लेना। ठीक है, ये है वो पक्षी, दिखने में नॉर्मल है लेकिन जो पक्षी विज्ञानी है वही उसको बता सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, मरो या आत्मसमर्पण करो अभियान। मरो या आत्मसमर्पण करो अभियान ये चलाया गया अक्टूबर 2025 से इस अभियान की शुरुआत होगी। यानी कि अभी जो अक्टूबर महीना है इसमें इस अभियान की शुरुआत होने वाली है। ये एक नक्सल विरोधी अभियान है। ठीक है, माओवादियों से प्रदेश को पूरी तरीके से मुक्त करना ये मरो या आत्मसमर्पण करो अभियान का मुख्य उद्देश्य है। कारण, बस्तर क्षेत्र में अब भी 1500 से अधिक माओवादी सक्रिय होने की खुफिया जानकारी मिली है।
एक रणनीतिक बैठक हुई थी आपके नवा रायपुर में, जिसमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और तेलंगाना राज्य के प्रमुख इसमें शामिल हुए थे। इसमें जो है आपके यानी कि इन राज्यों के सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी और चारों राज्य के शीर्ष पुलिस अधिकारी इसमें शामिल हुए थे और इन सभी के द्वारा मिल करके मरो या आत्मसमर्पण करो अभियान चलाया जा रहा है। जैसे छत्तीसगढ़ की सीमा से लगा हुआ है मध्य प्रदेश, उड़ीसा और तेलंगाना, और ये सभी के सभी नक्सल प्रभावित है। कई बार छत्तीसगढ़ सरकार अगर ऑपरेशन चलाती है तो ये नक्सलवादी भाग करके चले जाते हैं पड़ोसी आपके राज्य मध्य प्रदेश में, या चले जाएंगे उड़ीसा में, या चले जाएंगे तेलंगाना में, और उस तरफ जाने पर उनकी पुलिसिंग या उनका जो नियम कानून है अलग हो जाता है। तो अब जो है संयुक्त रूप से मिल करके ये सभी पुलिसिंग, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी संयुक्त रूप से अब अभियान चला रहे हैं, मरो या आत्मसमर्पण करो अभियान। ठीक है, अक्टूबर 2025 से इस अभियान की शुरुआत होगी, डेट अभी तक क्लियर नहीं है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, राज्य स्तरीय श्रमिक महासम्मेलन 17 सितंबर 2025 विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर बलवीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम रायपुर में राज्य स्तरीय श्रमिक महासम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें कुछ घोषणाएं भी की गई। श्रमिकों को मकान निर्माण हेतु अनुदान राशि 1 लाख रुपए से बढ़ा करके 1.5 लाख रुपए कर दिया गया है। ठीक है, यानी कि पहले जो श्रमिक जो होते थे पंजीकृत श्रमिक, उनको अपने स्वयं के मकान निर्माण के लिए 1 लाख रुपए मिलता था, अब वह राशि बढ़ा करके 1.5 लाख रुपए की जाएगी। दीदी ई रिक्शा योजना, यानी कि महिलाओं के सशक्तिकरण, उनको रोजगार देने के लिए पहले ई रिक्शा प्रोवाइड होता था, तो दीदी ई रिक्शा योजना में जो सहायता राशि 1 लाख रुपए दी जाती थी ई रिक्शा खरीदने के लिए, उसे बढ़ा करके 1.5 लाख रुपए करने की घोषणा की गई है। प्रश्न पूछा जाएगा, दीदी ई रिक्शा योजना के तहत कितनी सहायता राशि प्रदान की जा रही है, तो 1.5 लाख रुपए की घोषणा हुई है, इसे याद रखना। दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए ट्राइबल हॉस्टल की 50 सीटों को बढ़ाकर 185 कर दिया गया है। यानी कि जो दिल्ली में रह करके जो छत्तीसगढ़ और स्पेशली जो शेड्यूल्ड ट्राइब श्रेणी के जो बच्चे हैं जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ट्राइबल हॉस्टल वहां पर बनाया गया है। तो उसमें पहले सीटों की संख्या 50 थी, उसे बढ़ा करके 185 कर दिया गया है। पंजीकृत श्रमिकों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य जांच और इलाज की सुविधा शुरू करने की घोषणा की गई है। आने वाले समय में इस योजना का कुछ नामकरण भी किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, रंग तरंग वाद्य यंत्र संगम 2025 15 से 17 सितंबर 2025 तक रायपुर के सिविल लाइन में मुक्त काशी मंच पर रंग तरंग वाद्य यंत्र संगम 2025 का आयोजन किया गया। छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव, यानी कि जो छत्तीसगढ़ का जो स्थापना दिवस है उसका इस साल रजत महोत्सव मनाया जा रहा है। ठीक है, 25 साल पूरे होने पर रजत महोत्सव मना रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव 2025 एवं सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत संगीतमय आयोजन किया गया। उद्देश्य छत्तीसगढ़ के पारंपरिक एवं शास्त्रीय वाद्य यंत्रों को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य था। इसमें जो है एक किताब का भी जिक्र हुआ है, रिखी क्षत्रिय द्वारा लिखित पुस्तक छत्तीसगढ़ के लोक वाद्य यंत्र, जिसमें हमारे प्रदेश के 120 वाद्य यंत्रों की जानकारी दर्ज है। तो इसको भी याद रखना, रंग तरंग वाद्य यंत्र संगम 2025 कब से कब तक आयोजित हुआ? 15 से 17 सितंबर। 6 बड़ी नदियों के संरक्षण के लिए सरकार ने बनाई कमेटी। हाईकोर्ट ने, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अरपा नदी के संरक्षण और पुनर्जीवन की मांग पर दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई की। सरकारी कदम, राज्य की 6 प्रमुख नदियों के संरक्षण और पुनर्जीवन के लिए अलग अलग समितियों का गठन किया जाएगा। अरपा नदी के संरक्षण और पुनर्जीवन के लिए तो इस पर सुनवाई हो रहा है, लेकिन 6 और नदियां हैं जिनके संरक्षण और पुनर्जीवन के लिए समितियों का गठन किया जाएगा। कौन कौन से है? एक है आपकी महानदी, दूसरा हसदेव नदी, तीसरा तांदुला, चौथा पहरी, 5वां है मांड और 6वां है केलो नदी। इनका नाम याद रखना। और ये जो समिति बनाई जाएगी, ये इसके प्रमुख कौन होंगे, यानी कि इस समिति के अध्यक्ष कौन होंगे? संबंधित जिले के कलेक्टर इस समिति के अध्यक्ष होंगे या प्रमुख होंगे। समिति का उद्देश्य नदियों के उद्गम स्थल की पहचान करना और पुनर्जीवन की ठोस कार्य योजना तैयार करना इसका मुख्य उद्देश्य है। हाईकोर्ट का निर्देश जल संसाधन विभाग के सचिव को अगली सुनवाई से पहले पुनर्जीवन रिपोर्ट पर शपथ पत्र एफिडेविट देने का आदेश दिया गया है। अन्य जानकारियां, ये 6 नदियां राज्य की कुल 19 नदियों में से पहले चरण में शामिल किए गए हैं, जिनका
आपका पुनर्जीवन और संरक्षण के लिए इन्हें चुना गया है। ठीक है, इन 6 नदियों को, इसे भी याद रख लेना, इन 6 नदियों के नाम तो कम से कम याद रखना। ठीक। छत्तीसगढ़ कप 2025 सीनियर वुमेन T20 क्रिकेट टूर्नामेंट। ठीक है, हाल ही में छत्तीसगढ़ कप 2025 के तृतीय संस्करण का आयोजन हुआ। ये जो कप है ये T20 क्रिकेट टूर्नामेंट, जो कि सीनियर वुमेन्स, महिलाओं का T20 क्रिकेट आपका टूर्नामेंट है। इसका आयोजन 21 सितंबर से 29 सितंबर 2025 तक हुआ। कहां पर? रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम, क्रिकेट स्टेडियम में। इसमें कुल 6 टीमें भाग ली। कौन कौन सी? एक छत्तीसगढ़, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा झारखंड, चौथा विदर्भ, पांचवा बंगाल और छठवां तमिलनाडु। पहला मैच खेला गया छत्तीसगढ़ बनाम मध्य प्रदेश, और जो फाइनल मैच खेला गया वो खेला गया विदर्भ बनाम तमिलनाडु, जिसमें विदर्भ ने तमिलनाडु को 7 विकेट से पराजित किया। यानी कि विजेता कौन सी टीम रही? विदर्भ जो है फाइनल मैच इसने जीता, यानी कि छत्तीसगढ़ कप 2025 इसने जीता। अगर हम बात करें पुरस्कारों की, तो प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया दिशा कसाट विदर्भ टीम से। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी दिया गया दिशा कसाट विदर्भ टीम से। बेस्ट बैटर में का अवार्ड दिया गया मोना मेश्राम, ये भी विदर्भ, तीनों विदर्भ से है। और चौथा बेस्ट बॉलर दिया गया अक्षरा श्रीवासन तमिलनाडु से। ठीक, देखिए ये था छत्तीसगढ़ कप एडिशन 3 सीनियर वुमेन्स इनविटेशन T20 टूर्नामेंट 2025-26। 29 सितंबर को फाइनल मैच इसमें हुआ। ठीक। स्टेट कैपिटल रीजन SCR लागू होने की तिथि है 1 नवंबर 2025 से लागू होगा। गठन की मंजूरी राज्यपाल, यहां पे गलत हो गया ना, रेमन डेक्का ने स्टेट कैपिटल रीजन विधेयक SCR बिल को मंजूरी दे दी है। गठन का आधार सेंट्रल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी CRDA के रूप में इसका गठन किया जाएगा। यानी कि स्टेट कैपिटल रीजन का जो गठन है वो सेंट्रल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी के रूप में इसका गठन किया जाएगा। क्षेत्र विस्तार रायपुर, नया रायपुर, भिलाई दुर्ग और राजनांदगांव तक इसका विस्तार होगा। देखिए पहले जब स्टेट कैपिटल रीजन बनाए जाने की घोषणा की गई थी बजट में, तब केवल रायपुर, भिलाई, दुर्ग इनको शामिल किया गया था, यानी कि रायपुर, नया रायपुर, भिलाई और दुर्ग को। अभी राजनांदगांव को भी इसमें शामिल किए जाने की बात कही जा रही है। ठीक है, इसमें सदस्य कौन होंगे? SCR प्राधिकरण या फिर CRDA। देखिए SCR प्राधिकरण, जिसे CRDA के नाम से भी जाना जाएगा, सेंट्रल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम से, में शामिल सदस्य मुख्यमंत्री जो कि चेयरमैन होंगे आपकी स्टेट कैपिटल रीजन के, मुख्य सचिव जो कि CEO होंगे, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, नगरीय प्रशासन, पर्यावरण, PWD मंत्री तथा 4 विधायक और 3 विशेषज्ञ भी इसमें शामिल होंगे। एक मतलब इसके शामिल सदस्य में उद्देश्य क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। वित्तीय प्रबंध, सर्वेक्षण और DPR यानी कि डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट के लिए बजट में 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। आबादी का अनुमान है कि वर्ष 2031 तक SCR क्षेत्र में 50 लाख से अधिक आबादी बस जाएगी। ठीक है, स्टेट कैपिटल रीजन। नेक्स्ट देखिए, छत्तीसगढ़ के नए मुख्य सचिव। छत्तीसगढ़ के नए मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है विकासशील जी को। ठीक है, ये हमारे प्रदेश के 13वें मुख्य सचिव है। अगर हम बात करें ये जो विकासशील जी है उनके कुछ बैकग्राउंड के बारे में, तो विकासशील कोरिया, बिलासपुर और रायपुर जिले के कलेक्टर रह चुके हैं। वे स्कूल शिक्षा, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, सामान्य प्रशासन व स्वास्थ्य विभागों के सचिव के पद पर भी तैनात रहे हैं। वे एशियन डेवलपमेंट बैंक मनीला में कार्यकारी निर्देशक के पद पर भी पदस्थ थे। तो ये हमारे प्रदेश के 13वें मुख्य सचिव है विकासशील। देखिए अगर हम सूची की बात करें तो प्रदेश के पहले मुख्य सचिव कौन थे, ये बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है, वो है आपके अरुण कुमार। विकासशील से पहले कौन थे पूछा जाएगा, तो विकासशील से पहले थे आपके अमिताभ जैन, और इनका कार्यकाल यहाँ पर दिया गया है। अगर आप चाहे तो इसको एक एक करके रीड कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि इधर से 4 आपके मुख्य सचिव का नाम दे देगा और एक तरफ कार्यकाल देगा और सुमेलित कीजिए करके आएगा। तो एटलीस्ट सीक्वेंस पे याद रखना कि पहले कौन है, 12वें कौन थे, 13वें कौन थे, और बीच का भी एक बार रीड कर लीजिएगा। ठीक है, अमिताभ जैन जी जो कि 1 दिसंबर 2020 से आपके लास्ट यानी कि विकासशील जी की नियुक्ति से पहले तक ये कार्यरत थे। ठीक, चौथा हिंदी युग्म
उत्सव 2025, इसका आयोजन हुआ 20 और 21 सितंबर 2025 को। ठीक है, 20-21 सितंबर 2025 को इसका आयोजन हुआ। कहां पर? पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम रायपुर में। केंद्र बिंदु, इस वर्ष के उत्सव का केंद्र ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल जी थे। ठीक है, ये इस समारोह के एक तरीके से सेंटर पॉइंट थे। ठीक है, जिन पर एक डॉक्यूमेंट्री भी इसमें दिखाई गई, उनके पूरे जीवन से रिलेटेड एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई। विशेषता, ये जो आपका हिंदी युग्म उत्सव है, इसे हिंदी का सबसे बड़ा और अनोखा घुमंतु साहित्य महोत्सव भी कहा जाता है। ठीक है, क्यों कहा जाता है आगे हम देखेंगे। हिंदी का सबसे बड़ा और अनोखा घुमंतु साहित्य महोत्सव कहा जाता है, जो हर वर्ष देश के अलग अलग शहरों में आयोजित होता है। यह पहली बार था कि जब यह उत्सव रायपुर में आयोजित किया गया। तो चौथा हिंदी युग्म उत्सव 2025 इस वित्तीय, देखिए इसमें जो है, जो विनोद कुमार शुक्ल जी है, उन्हें सम्मानित किया गया। इस वित्तीय वर्ष में, यानी कि लगभग 6 साल, पिछले 6 माह में, इस वित्तीय वर्ष के पिछले 6 माह में विनोद कुमार शुक्ल की किताबों की रॉयल्टी रकम 30 लाख रुपए उन्हें सह सम्मान दिया गया। यानी कि जो पुस्तक लिखते हैं, उस पुस्तक को प्रिंट करके बेचते हैं, तो उनके हर एक प्रति पर उनको एक रॉयल्टी, एक निर्धारित राशि उन्हें दी जाती है। तो इस जो आपका ये जो करंट फाइनेंशियल ईयर है, पिछले 6 महीने में, उस 6 महीने में विनोद कुमार शुक्ल जी की जो किताबों से जो रॉयल्टी प्राप्त हुई, 30 लाख रुपए उन्हें सह सम्मान प्रदान किया गया। ठीक है, देखिए यह है हिंदी युग्म उत्सव, हिंदी साहित्य का शुक्ल पक्ष। इसे हिंदी साहित्य के शुक्ल पक्ष के नाम से भी जाना जाता है। हिंदी का सबसे बड़ा और अनोखा घुमंतु साहित्य महोत्सव के नाम से भी इसे जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए, इको टूरिज्म साइट 2025। हाल ही में पर्यटन विकास के लिए गोरेला पेंड्रा मरवाही जिले को राज्य स्तरीय सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार प्रदान किया गया। पुरस्कार का नाम क्या था? सर्वश्रेष्ठ इको टूरिज्म साइट 2025। किसे मिला? गोरेला पेंड्रा मरवाही को। विशेषता, प्राकृतिक सुंदरता और जैव विविधता से भरपूर जिला ये आपके गोरेला पेंड्रा मरवाही है। उपलब्धि, पर्यटन संरक्षण और विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया। अवसर, विश्व पर्यटन दिवस पर राजधानी के राज्य स्तरीय पुरस्कार समारोह का आयोजन हुआ, जहां पे यह पुरस्कार इसे प्रदान किया गया। मुख्य कारण, जिले की सबसे ऊंची पर्वत चोटी राजमेरगढ़ पर्यटन क्षेत्र में पर्यावरणीय पर्यटन विकास के उत्कृष्ट प्रयास जो है, ये इनका मुख्य कारण था इन्हें पुरस्कार देने का। प्रमुख पर्यटन स्थल जो आपकी गोरेला पेंड्रा मरवाही है, वहां पर है गंगनई नेचर कैंप, राजमेरगढ़, लक्ष्मण धारा, झोंझा जलप्रपात, माई का मंडवा और आपका मलनिया डैम, जोगी गुफा और धनपुर के पुरातात्विक स्थल और मूर्ति संग्रहालय। इसे याद रखना ना, पूछा जाएगा कि गंगनई नेचर कैंप कहाँ है, लक्ष्मण धारा कहाँ है, झोझा जलप्रपात कहाँ है, माई का मंडवा कहाँ है, आपका मलनिया डैम किस जिले में स्थित है। तो ये सारे चीजों को याद रखिएगा। देखिए ये सर्टिफिकेट दिया गया, सर्टिफिकेट ऑफ अचीवमेंट GPM गोरेला पेंड्रा मरवाही इको टूरिज्म। ठीक, आदर्श सुविधा केंद्र, हमारे प्रदेश के सभी 14 नगर निगम, वर्तमान में 14 नगर निगम हैं, सभी 14 नगर निगम और 55 नगर पालिकाओं में आदर्श सुविधा केंद्र खोले जाएंगे। इन आदर्श सुविधा केंद्र को खोले जाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? नागरिकों को सभी आवश्यक सेवाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य है। स्वीकृति, केंद्र सरकार से मंजूरी, इसके लिए 50 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। सेवाएं, इन आदर्श सुविधा केंद्र में जन्म, मृत्यु, विवाह प्रमाण पत्र, व्यापार, बैनर और विज्ञापन के लिए लाइसेंस, संपत्ति कर, जल सीवरेज, ठोस अपशिष्ट सेवाएं, नगर निगम संपत्तियों की बुकिंग, शिकायत निवारण और डिजिटल समावेशन सेवाएं इसमें प्रदान की जाएगी। विशेषता, सभी सेवाएं समयबद्ध और ऑनलाइन प्रणाली से उपलब्ध होगी। संचालन, वन स्टेट वन पोर्टल के तर्ज पर इसे विकसित किया जाएगा। इसमें जुड़ी हुई सेवाएं निदान 1100, मोर संगवारी, संपत्ति कर पोर्टल आदि इस सेवाएं जो है इससे जुड़ी होगी। देखिए मोर संगवारी ऐप जिसमें भी ये सारी सुविधाएं दी जाती है। एक है निदान 1100। निदान 1100 क्या है?
ये भी छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा चलाया जाता है, जिसमें किसी भी सरकारी आपके दफ्तर से आपको कोई समस्या है तो आप इस वेबसाइट में जाकर के शिकायत दर्ज कर सकते हैं और ऑनलाइन जानकारी ले सकते हैं। संपत्ति कर पोर्टल, ये सभी सेवाएं इससे जुड़ी होगी। लाभ, पारदर्शी सरल सुशासन की दिशा में एक बड़ा कदम है। तो ये आदर्श सुविधा केंद्र कहाँ स्थापित होंगे? प्रदेश के सभी 14 नगर निगम में और 55 नगर पालिकाओं में स्थापित होगा, इसे याद रखना। ठीक, आदर्श सुविधा केंद्र छत्तीसगढ़। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, छत्तीसगढ़ होम स्टे नीति, पर्यटन को प्रोत्साहन। ग्रामीण व आदिवासी क्षेत्रों में पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा और स्थानीय युवाओं को रोजगार। नीति के माध्यम से पर्यटन के क्षेत्र में आगे बढ़ेगा बस्तर और सरगुजा। छत्तीसगढ़ होम स्टे नीति जो कि पर्यटन के क्षेत्र में लागू किया गया है, ठीक है, पर्यटन के क्षेत्र में, और ये सबसे पहले लागू किया गया है बस्तर और सरगुजा, इन 2 क्षेत्र में लागू किया गया है। जैसे कि आप किसी भी टूरिज्म प्लेस या कहीं पर भी आप कोई पर्यटन स्थल में घूमने जाते हैं तो वहां पर आप एक होटल रहते हैं, होटल लेते हैं, होटल से जो है डेली आप आसपास के पर्यटन क्षेत्रों को घूमने जाते हैं। तो छत्तीसगढ़ सरकार ने छत्तीसगढ़ होम स्टे नीति लागू की है बस्तर और अभी सरगुजा में, फिलहाल 2 जगहों पर लागू की है। तो आप जो है इन बस्तर और सरगुजा क्षेत्र के किसी पर्यटन स्थल को घूमने जाते हैं तो वहां पे उस पर्यटन क्षेत्र में रहने वाले जो स्थानीय ग्रामीण है या जो स्थानीय आदिवासी है उनके साथ उनके घरों में रुक सकते हैं। इससे जो है उन्हें जानने का मौका मिलेगा कि उस क्षेत्र में, जैसे सरगुजा और बस्तर के जो आदिवासी है, उनका रहन सहन कैसा है, उनका खान पीन कैसे है, वो कैसे बोली बोलते हैं, उनकी जीवन शैली को जानने मिलेगा। पर्यटन के साथ साथ आपको जो है एक तो आपको रहने के लिए जगह ही मिलेगा और साथ ही साथ उस क्षेत्र की जीवन शैली को जानने का मौका भी मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है कोसम। इसका 3य संस्करण अभी हाल ही में आयोजित हुआ। कोसम यानी कि कोरिया साहित्य महोत्सव, ये आयोजित हुआ आपके ऑडिटोरियम जिला पंचायत बैकुंठपुर आपके कोरिया जिले में, जो कि 11 व 12 अक्टूबर 2025, ठीक है, अभी आयोजित हुआ नहीं, होगा 11 व 12 अक्टूबर 2025 को ये आयोजित होने वाला है कोसम कोरिया साहित्य महोत्सव। ठीक है, शास्त्रीय नृत्य व संगीत, कवि व कवियत्रियों का सम्मेलन, विविध परिचर्चाएं, खुला मंच, पुस्तक विमोचन, बहुत से कार्यक्रम होंगे। बस कोसम को याद रखना, कोरिया साहित्य महोत्सव, ये शॉर्ट फॉर्म है और कब आयोजित हुआ? अक्टूबर 2025 में। नेक्स्ट है आपके गुरु दर्शन संत समागम मेला 2025, ये आयोजित हुआ 3 अक्टूबर 2025 को। कहां पर? छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले में स्थित भंडारपुरी धाम में गुरु दर्शन संत समागम मेला का आयोजन हुआ। कारण, यह मेला प्रतिवर्ष गुरु घासीदास बाबा जी के पुत्र गुरु बालक दास साहेब जी के गद्दिनशीन होने की स्मृति में आयोजित किया जाता है। यानी कि जो आपके गुरु घासीदास बाबा थे, उनके पश्चात जो उनके पुत्र गुरु बालक दास जी जब गद्दी पे बैठे तो उनके स्मृति में यह गुरु दर्शन संत समागम मेला आयोजित होता है। मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने कार्यक्रम में भाग लिया। अगर हम बात करें कि ये जो प्रमुख पर्यटन स्थल या प्रमुख धार्मिक स्थल कौन से है, सतनाम पंथ के, गुरु घासीदास जी सतनाम पंथ से संबंधित है, तो सतनाम पंथ से जुड़े हुए प्रमुख धार्मिक स्थल कौन कौन से है? तो सतनाम पंथ के प्रमुख स्थल है गिरौदपुरी धाम, भंडारपुरी, तेलसीपुरी धाम और चेटवापुरी धाम। ये सभी के सभी आपके सतनाम पंथ से जुड़े हुए प्रमुख प्रमुख धार्मिक स्थल है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप 2025। हाल ही में पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप, जिसमें छत्तीसगढ़ के टोमन कुमार इसमें शामिल हुए और इसमें उन्होंने पदक जीता। देखिए, टोमन कुमार जो कि छत्तीसगढ़ के निवासी है और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के कांस्टेबल है। सीआरपीएफ में 2017 में, उस समय जब इनकी उम्र 26 साल की थी, तब ये सीआरपीएफ में भर्ती हुए। भर्ती के समय इनका जो नियुक्ति स्थान है, यानी कि जो इनकी पोस्टिंग है, दक्षिण बस्तर, देश के सबसे नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में से एक, यहां पर इनकी पोस्टिंग हुई। फरवरी 2022 को, 2017 पोस्टिंग हुई, 2022 को नक्सलियों से मुठभेड़ के दौरान आईईडी यानी कि एक विस्फोटक होता है, विस्फोट से गंभीर रूप से घायल हुए, जिस कारण उनका बायां पैर काटना पड़ा। ठीक है, विकलांग दिव्यांग हो गए। हादसे के बाद हार ना मानते हुए उन्होंने पैरा तीरंदाजी को अपनाया। ठीक, यह है आपके टोमन कुमार। सितंबर 2025 में दक्षिण कोरिया के ग्वांगजू
में आयोजित विश्व पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में पुरुष कंपाउंड स्पर्धा में इन्होंने गोल्ड मेडल स्वर्ण पदक जीता। अगर हम इनकी उपलब्धियों की बात करें, कुल पदक की बात करें, तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये अब तक 7 पदक जीत चुके हैं और भारत के पहले पुरुष पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियन भी ये बने हैं। तो टोमन कुमार का नाम याद रखना, टोमन कुमार, जो कि पैरा खिलाड़ी है और तीरंदाजी आर्चरी से संबंधित है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप योजना छत्तीसगढ़ सरकार और अजीम प्रेमजी फाउंडेशन द्वारा शुरू की गई छात्रवृत्ति योजना है। लक्ष्य क्या है? आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की छात्राओं को उच्च शिक्षा, कॉलेज, डिप्लोमा में बाधा ना हो, उसके लिए छात्रवृत्ति प्रदान करना इस स्कॉलरशिप योजना का मुख्य उद्देश्य है। पात्र कौन होंगे? इसके अंतर्गत केवल गवर्नमेंट स्कूल या प्राइवेट स्कूल नहीं, गवर्नमेंट स्कूल, सरकारी स्कूल से 10वीं 12वीं नियमित छात्रा के रूप में उत्तीर्ण हो ऐसी छात्राएं, और ऐसी छात्राएं जो कि 2025-26 के शैक्षणिक सत्र में स्नातक या डिप्लोमा कोर्स के पहले साल में देश के किसी मान्यता प्राप्त संस्था में प्रवेश लेगी, वो जो है इस स्कॉलरशिप के लिए पात्र होगी। इसमें 30,000 रुपये प्रति वर्ष वार्षिक 2 किस्तों में उनके बैंक खाते में दिया जाएगा और छात्रवृत्ति की अवधि कोर्स पूरी होने तक, पूरी डिग्री या डिप्लोमा की अवधि तक उन्हें यह छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप योजना, ठीक है, यह है आपका स्कॉलरशिप योजना। नेक्स्ट देखिए, सॉरी, मिशन ऑल आउट के तहत नारायणपुर के 2 शीर्ष नक्सली ढेर हाल ही में मिशन ऑल आउट चलाया गया। कहां पर? नारायणपुर जिले के नीलांगुर जंगल में। नारायणपुर जिले में एक जंगल है जिसका नाम है नीलांगुर, और ये मिशन ऑल आउट के तहत 2 शीर्ष और हार्डकोर नक्सलाइट, एक का नाम था कोसा दादा और दूसरा का नाम था राजू दादा, जिसे गुड़सा उसीडी के नाम से भी जाना जाता था। तो 2 शीर्ष कमांडर कोसा दादा और राजू दादा इसमें मारे गए नक्सली है, शीर्ष कमांडर थे। इन पर जो है, इन दोनों पर 40-40 लाख की इनाम घोषित किया गया था, जिससे उन पर कुल 80 लाख का इनाम था। मारे गए दोनों नक्सली भारतीय कम्युनिटी पार्टी माओवादी की केंद्रीय समिति के सदस्य थे। मिशन ऑल आउट कहां चलाया गया पूछा जाए, बेसिक जानकारी है, नारायणपुर के नीलांगुर जंगल में। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ में तेंदुपत्ता के जूस को मिला पेटेंट, ठीक है, ध्यान देना। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने तेंदुपत्ता के प्रसंस्करण और जूस की रेसिपी निर्माण के क्षेत्र में सफलता पाई है। यानी कि तेंदुपत्ता को प्रोसेस करके जूस बनाना, ये बात कही जा रही है इसमें। पेटेंट, कृषि विश्वविद्यालय के वानिकी विभाग को 20 वर्षों के लिए पेटेंट प्रदान किया गया है। यानी कि इन्होंने जो रेसिपी बनाई है उस पर इन्हें पेटेंट मिला है। पेटेंट का मतलब इस पर अधिकार, इस रेसिपी को इनके परमिशन के बिना कोई भी यूज नहीं कर सकता, ये होता है आपका पेटेंट। रिसर्च टीम, प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र कुमार प्रजापति वानिकी विभाग के प्रोफेसर और डॉक्टर चंद्रशेखर पटेल, डॉक्टर हसमुख और आपके विजय कुमार की टीम के द्वारा इस पर रिसर्च करके ये आपकी रेसिपी बनाई गई है। अनुसंधान, टीम ने तेंदू के पल्प, यानी कि जो आपके बीच का जो गुदा होता है, तेंदू के फल का गुदा को 30 महीने तक शक्कर और प्रिजर्वेटिव के विभिन्न मात्राओं के साथ प्रयोग किया। पेटेंट का आधार, जो पेटेंट जो दिया गया है इन्हें 20 साल के लिए, जूस के स्वाद, रंग, टेक्सचर, माइक्रोबियल विश्लेषण में उत्कृष्टता पाए जाने पर पेटेंट पर प्रमाण पत्र दिया गया। तेंदू की खासियत क्या है? तेंदू का फल प्राप्त करने में किसी भी प्रकार के खाद्य या कीटनाशक का उपयोग नहीं होता, जिससे यह वनवासियों की आय में वृद्धि करेगा। ठीक है, इसको जो है तेंदू के फल या ये जो फल बनता है इसमें किसी प्रकार का खाद्य कीटनाशक का प्रयोग नहीं होता। आर्थिक महत्व, वर्तमान में तेंदू पत्ते से 1000 करोड़ रुपए की आय छत्तीसगढ़ को होती है। अब इसके जूस और फल प्रोसेसिंग से भी वनवासियों को अतिरिक्त आय प्राप्त होगी। ठीक है, तो किस आपके देखिए प्रश्न पूछा जाएगा कि किस वन उपज के रेसिपी या उसके प्रसंस्करण पर इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय को आपका पेटेंट मिला है करके, तो तेंदू पत्ता या तेंदू के जूस पर, तेंदू का फल भी होता है, तेंदू के जूस पर। ठीक, ये होता है आपका तेंदू।
ठीक है, और इस प्रकार का बोतल में भर के रखा गया है जूस, तेंदुका जूस। ठीक, नेक्स्ट देखिए, छत्तीसगढ़ लोक रंग 2025, 9 से 13 सितंबर 2025 तक छत्तीसगढ़ लोक रंग पर्व का आयोजन किया गया। रायपुर शहर के महंत घासीदास संग्रहालय में स्थित मुक्त काशी मंच पर इसका आयोजन हुआ। आयोजित किया गया छत्तीसगढ़ सरकार के सांस्कृतिक विभाग के द्वारा। इसमें प्रस्तुति दी गई लोक गाथा जैसे भरतरी, पंडवानी, ढोला मारू, लोरी का चंदा, लोक नृत्य जैसे सुआ, कर्मा पंथी, लोक गायन जैसे बास गीत, देवारी गीत, और आपका लोक संगीत जैसे ददरिया, जस गीत और संस्कार गीत, इनकी जो है प्रस्तुति दी गई। विशेषता, यह पर्व छत्तीसगढ़ राज्योत्सव की रजत जयंती के अवसर पर मनाया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ की समृद्ध लोक कला, संस्कृति, नृत्य परंपराओं की रंगारंग प्रस्तुति दी गई। तो लोक रंग पर्व कब से कब तक आयोजित हुआ? 9 से 13 सितंबर 2025 तक। ठीक, नेक्स्ट, सर्वश्रेष्ठ अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना AICRP केंद्र पुरस्कार ये प्रदान किया गया इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर को यह पुरस्कार मिला। कौन सा? सर्वश्रेष्ठ अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना। देखिए आयोजन, ये जो आयोजन हुआ था अलसी एवं कुसुम की वार्षिक कार्यशाला जो कि रांची में आयोजित हुआ 9-10 सितंबर 2025 को। पुरस्कार का नाम क्या है? सर्वश्रेष्ठ AICRP यानी कि हिंदी में कहा जाएगा सर्वश्रेष्ठ अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना। ठीक, पुरस्कार का कारण क्या है? अलसी अनुसंधान व विकास के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान, यानी कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ने अलसी अनुसंधान एवं विकास के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दिया। प्रदानकर्ता कौन है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया गया है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय को। ठीक, नेक्स्ट देखिए, भारत गोल्फ महोत्सव 17 सितंबर को शुभारंभ किया गया। भारत गोल्फ महोत्सव का स्थान फेयरवे गोल्फ एंड लेक रिजॉर्ट नया रायपुर में इस गोल्फ महोत्सव का आयोजन हुआ। आयोजनकर्ता कौन थे? गोल्फ फेडरेशन ऑफ इंडिया, इंडिया लेवल पर गोल्फ फेडरेशन ऑफ इंडिया टूर 2025 का यह हिस्सा है। विशेष अतिथि बॉलीवुड अभिनेता रणदीप हुड्डा इसमें विशेष अतिथि के तौर पर बुलाए गए थे। अन्य गतिविधियां, इस कार्यक्रम के दौरान एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण भी किया गया। और ये जो आपका भारत गोल्फ महोत्सव 2025 का जो आयोजन 17 सितंबर से प्रारंभ हुआ है, इसका समापन होगा 12 जनवरी 2026 को, भारत गोल्फ महोत्सव। ठीक, इसको भी याद रख लेना। नेक्स्ट, शहीद जवानों और वीरता सम्मान प्राप्त सैनिकों के लिए सम्मान राशि में वृद्धि हाल ही में घोषणा हुआ है। देखिए, राज्य सैनिक बोर्ड की 6वीं बैठक जो कि 15 सितंबर 2025 को आयोजित हुआ, जिसमें उनको जो आपके शहीद जवान हैं और वीरता सम्मान जो मिलता था सैनिकों को, उसमें बढ़ोतरी किया गया। जैसे शहीद सैनिक के परिवार और आश्रित जिन्हें पहले 20 लाख रुपए मिलता था, अब उसे बढ़ाकर कर दिया गया है 50 लाख। परमवीर चक्र विजेता जिन्हें पहले 40 लाख मिलता था, अब उनको दी जाने वाली राशि हो गई है 1 करोड़। दिव्यांग सैनिक सहायता राशि, जो विकलांग हो जाते हैं आपके युद्ध करते हुए, उन्हें पहले 10 लाख मिलता था, अब दिया जाएगा 30 लाख। ठीक, सेवारत सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों एवं विधवाओं को प्रथम भूमि गृह क्रय करने पर 25 लाख रुपए तक स्टाम्प शुल्क में छूट देने का निर्णय लिया गया है। सैनिक के माता पिता को दी जाने वाली जंगी इनामी राशि 5,000 रुपए प्रति वर्ष से बढ़ाकर 20,000 रुपए दी गई है। ठीक है, ये सारे निर्णय लिए गए हैं, बेसिक इंफॉर्मेशन है, याद रखना। नेक्स्ट, महतारी सदन, 51 महतारी सदनों का लोकार्पण किया गया 23 सितंबर 2025 को। कहां पर? धमतरी जिले के करेली बड़ी में। ठीक है, धमतरी जिले के करेली बड़ी में ये जो है एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें 51 महतारी सदनों का लोकार्पण किया गया आपके वर्चुअल तरीके से। उद्देश्य, महिलाओं के सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक विकास हेतु विशेष केंद्र उपलब्ध कराना, साथ ही ग्रामीण महिलाओं को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाना इसका मुख्य उद्देश्य महतारी सदन का। इसकी स्थापना हर ग्राम पंचायत स्तर पर महतारी सदन की स्थापना की जाएगी। प्रति सदन का क्षेत्रफल, यानी कि एक जो महतारी सदन जो बिल्डिंग बनाई जाएगी वो 2500 स्क्वायर फीट में बनाया जाएगा।
प्रति सदन की लागत होगी, यानी कि उसको बनाने की जो लागत होगी वो 30 लाख होगी, जिसमें हॉल, कमरा, किचन, स्टोर, दुकान, बाउंड्री वॉल, प्रसाधन एवं बोरवेल की सुविधा होगी। इन 51 महतारी सदनों का लोकार्पण छत्तीसगढ़ के 17 जिलों में किया गया है। ठीक है, स्वीकृत 2024-25 में 166, 2025-26 में सॉरी यहां पर कुछ गड़बड़ है ना, 2024-25 का आंकड़ा ठीक है, मैं इसको आपको नीचे पिन कमेंट में आपको कर दूंगा ना। महतारी सदन में जो है अब तक जो है कुल 368 महतारी सदन को स्वीकृति मिल चुकी है। 2024-25 और 25-26 के आंकड़े यहाँ पे रिपीट हो गए हैं, इसको मैं एक बार कंफर्म करके आपको नीचे कमेंट सेक्शन के पिन कमेंट में बता दूंगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए कुछ इस प्रकार से आपका महतारी सदन बनेगा, बिल्डिंग। नेक्स्ट है जल संचय भागीदारी 1.0 पुरस्कार। छत्तीसगढ़ को जल संचय भागीदारी 1.0 पुरस्कार में छत्तीसगढ़ दूसरे स्थान पर रहा। उपलब्धि का क्षेत्र जल संरक्षण और सामुदायिक भागीदारी के लिए छत्तीसगढ़ को यह पुरस्कार मिला। पूर्ण किए गए कार्य 4,05,563 जल संरक्षण के कार्य पूर्ण किए गए। मुख्य उद्देश्य जल प्रबंधन को जन आंदोलन बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है। 3 कैटेगरी में जो है पुरस्कार प्रदान किया गया छत्तीसगढ़ के जिलों को, जैसे कि कैटेगरी 1 प्रथम पुरस्कार मिला बालोद को, द्वितीय मिला राजनांदगांव को, तृतीय मिला आपके रायपुर को। पुरस्कार राशि 2-2 करोड़ रुपए हर एक जिले को मिला है। कैटेगरी 2 में आपके महासमुंद, बलौदाबाजार, गरियाबंद शामिल है, जिन्हें 1-1 करोड़ रुपए मिला। और कैटेगरी 3 के अंतर्गत बिलासपुर, रायगढ़, बलरामपुर, धमतरी, सरगुजा और दुर्ग, जिन्हें 25-25 लाख रुपए की राशि मिली इस आपकी जल संचय भागीदारी 1.0 पुरस्कार के तहत। ठीक, विशेष रायपुर नगर निगम ने पूरे देश में शीर्ष स्थान प्राप्त करते हुए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता, जहां पे 33,082 कार्यों के माध्यम से न केवल जल संरक्षण को बढ़ावा दिया गया बल्कि जन सहभागी आधारित शहरी विकास का मॉडल भी बना दिया गया। ठीक है, इसे याद रखना। कम से कम छत्तीसगढ़ को दूसरा पुरस्कार मिला और रायपुर जो नगर निगम है वो पूरे देश में पहले स्थान पे रहा, इसको याद रखना। और कैटेगरी 1 में आपके बालोद पहले स्थान पे रहा। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसे याद रखना है। नेक्स्ट, शिक्षक दिवस के अवसर पर विशेष स्मृति सम्मान। छत्तीसगढ़ के 4 शिक्षकों को विशेष स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया। इन्हें शिक्षा के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए पहचान मिली है। साथ ही समारोह में प्रदेश के 64 शिक्षकों को राज्यपाल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। जो विशेष स्मृति सम्मान है वो कौन कौन से है याद रख दे, उसको थोड़ा ध्यान देना। अजय कुमार चतुर्वेदी सरगुजा जिला के शिक्षक है, जिन्हें डॉक्टर पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी स्मृति पुरस्कार मिला। रमेश कुमार चंद्रवंशी जो कि कबीरधाम जिले से है, उन्हें गजानन माधव मुक्तिबोध स्मृति पुरस्कार मिला। सुनीता यादव जो कि सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले से है, उन्हें डॉक्टर मुकुटधर पांडे स्मृति पुरस्कार मिला। भोज राम पटेल रायगढ़ जिले से है, जिन्हें डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र स्मृति पुरस्कार मिला। ये सभी स्मृति पुरस्कार छत्तीसगढ़ के साहित्यकारों के नाम पर है, इसको थोड़ा ध्यान देना। ठीक है, नेक्स्ट अब कुछ मिसलेनियस फैक्ट हम पढ़ेंगे। देखिए, अभी अगर आप देख रहे होंगे तो पहले जो करंट अफेयर है उसका जो मैं आपको कवर कराता था उसका टाइम ड्यूरेशन काफ़ी कम होता था। अभी मैं बहुत से एक्स्ट्रा चीज़ें आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। एक्स्ट्रा चीज़ें इसलिए पढ़ाया जा रहा है क्योंकि अभी जो 2025 में कुछ एग्जाम हुए हैं उसमें जिन फैक्ट की उम्मीद या जिस करंट अफेयर की उम्मीद नहीं थी वो भी एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं। तो ऐसे क्वेश्चन जिनसे उम्मीद नहीं है, ऐसे करंट अफेयर के फैक्ट जिससे क्वेश्चन बनने की उम्मीद नहीं थी, वो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसलिए जितना हो सके उतना करंट अफेयर मैं आप लोगों को बता रहा हूं। ठीक है, आप अपने हिसाब से ऑल फिल्टर कर लीजिएगा कि क्या आपको पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। वैसे तो मैं जितने भी हो सके उतने इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ा रहा हूं और बहुत से चीजों को इसमें से हटाया भी है लास्ट मोमेंट में मैंने। ठीक है, देखिए, ऑपरेशन घातक नशे के सौदागरों के खिलाफ जशपुर पुलिस के द्वारा चलाया गया एक ऑपरेशन है ऑपरेशन घातक। ऑपरेशन घातक का संबंध किससे है? नशे के सौदागरों से। किसके द्वारा चलाया गया? जशपुर पुलिस के द्वारा। पिछले महीने करंट अफेयर में हमने पढ़ा था ऑपरेशन निश्चय, ठीक है, जो कि रायपुर पुलिस के द्वारा चलाया गया था। छत्तीसगढ़ राज्य, वो भी आपके नशे से ही संबंधित था। छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक न्यायालय का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है आपके राजेश कुमार श्रीवास्तव को। प्रधान मुख्य वन प्रबंधक पीसीसीएफ, प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर फॉरेस्ट, वन्य जीव प्रबंधन एवं जैव विविधता संरक्षण। ठीक है, देखिए यहां पे ध्यान देना, कौन सा आपका डिपार्टमेंट है? वन्य जीव प्रबंधन एवं जैव विविधता संरक्षण सह मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक, भारतीय वन सेवा के अधिकारी,
अरुण कुमार पांडे जी को यह नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। ठीक है, आपके प्रधान मुख्य वन संरक्षक तो है, लेकिन किस क्षेत्र के? वन्य जीव प्रबंधन एवं जैव विविधता संरक्षण, और साथ ही साथ सह मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक के तौर पर। छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ साहित्यकार जिनका नाम क्या है? डॉक्टर परदेसी राम वर्मा जी की आत्मकथा सुरंग के उस पार का विमोचन किया गया। तो सुरंग के उस पार किसकी आत्मकथा है? छत्तीसगढ़ के साहित्यकार डॉक्टर परदेसी राम वर्मा की आत्मकथा है। छत्तीसगढ़ के 6 जलाशयों को रामसर साइट के लिए चिन्हांकित किया जाएगा, जिसमें से एक है मांढर जो कि रायपुर में है, दूसरा गिधवा परसदा बेमेतरा, तीसरा है धमतरी का गंगरेल, चौथा है बिलासपुर का कोपरा, पांचवा है जशपुर का निमगांव और छठवां है बस्तर का कुंदरी तालाब। इन 6 जो आपके जलाशय है इन्हें रामसर साइट के रूप में चिन्हांकित किया जाएगा छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। ठीक है, जशपुर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 5 गांव देवबोरा, केरे, दनपुरी, छिछली और घोघरा में होम स्टे की शुरुआत की गई है। जैसे मैंने आपको बताया था, होम स्टे नीति एक तो आपके बस्तर डिवीजन और सरगुजा डिवीजन में लागू किया गया है, जिसमें आपके जशपुर के 5 गांव कौन कौन से देख लीजिए, होम स्टे की शुरुआत की गई है, जो पर्यटकों को स्थानीय आदिवासी संस्कृति, परंपराओं, भोजन, जीवन शैली का अनुभव कराने का अवसर प्रदान करते हैं। होम स्टे का उद्देश्य स्थानीय समुदायों को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें पर्यटन के माध्यम से रोजगार के अवसर प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट, देवहस्त छत्तीसगढ़ के एम्स रायपुर में लॉन्च किया गया एक उन्नत रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम है, जिसे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने 6 सितंबर 2025 को लॉन्च किया। यह मध्य भारत के शासकीय संस्थानों में पहला रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम है, और इस रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम का नाम क्या दिया गया? देवहस्त। ठीक है, देवता का हाथ, देवहस्त। ठीक, जो मरीजों को कम चीरों के साथ उच्च सटीकता और तेजी से ठीक होने का लाभ प्रदान करेगा। नेक्स्ट है केयर एज स्टेट रैंकिंग। इसे याद नहीं करेंगे तो भी चलेगा ना, इसको मैं हटाने वाला था, बाकी याद कर सकते हो तो एक बार पढ़ लीजिएगा, लेकिन मेरे हिसाब से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। छत्तीसगढ़ के धमतरी में साहित्य जगत के दिग्गज कवि सुरजीत नवदीप का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। नवदीप की प्रकाशित उपन्यास कौन कौन से है? लाजवंती का पौधा, काव्य संग्रह कौन कौन से है? हवाओं में भटकते हाथ, कुर्सी के चक्कर में, शब्दों के अलाव, आंसू हंसते हैं, रावण कब मरेगा, खाओ पियो खिसको और बुढ़ापा जिंदाबाद जैसे लेख लिखे गए हैं। ठीक है, एक प्रकार के साहित्यकार थे कवि सुरजीत नवदीप, इनका नाम याद रखिएगा। ये पहले छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के पूर्व सदस्य भी थे। ठीक, ठाकुर जोहरानी पर्व जो कि गुणवाना समुदाय द्वारा बूढ़ा देव की पूजा करके मनाए जाने वाला एक महत्वपूर्ण त्योहार है, जो जिसमें युवा बूबा और गायता मिलकर रेला गीत गाते हैं और समाज में सुख समृद्धि की कामना करते हैं। यह पर्व नवाखाई के बाद मनाया जाता है, जिसमें नए चावल की खीर प्रसाद के रूप में खाई जाती है और महिलाओं द्वारा घरों में दीप प्रज्वलित कर सुख समृद्धि की प्रार्थना की जाती है। ठीक है, तो ये जो आपका ठाकुर जोहरानी पर्व गुणवाना समुदाय के द्वारा बूढ़ा देवता की पूजा में के लिए मनाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट, भोरमदेव कॉरिडोर का निर्माण। भोरमदेव मंदिर परिषद से लेकर के पुरातत्व महत्व के स्थल जैसे मड़वा महल, छेरकी महल, रामचुआ से लेकर के सरोदा जलाशय तक पर्यटन कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। स्वदेश दर्शन योजना 2.0 के तहत 146 करोड़ रुपए की मंजूरी केंद्र सरकार से मिल चुकी है। ठीक है, तो भोरमदेव कॉरिडोर कहां से कहां तक विस्तार है? मंडवा महल, छेरकी महल, भोरमदेव मंदिर, रामचुआ, सरोदा जलाशय और साथ ही सरोदा जलाशय, इतने क्षेत्र में भोरमदेव कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। रायपुर के प्रभतेज सिंह भाटिया को सितंबर 2025 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई का संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है। प्रभतेज सिंह भाटिया पहले छत्तीसगढ़ राज्य क्रिकेट संघ CSCS, ठीक है, छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ के जो है ये अध्यक्ष थे पहले, उन्हें संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है बीसीसीआई का। प्रदेश के 5 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज अगले साल से शुरू होंगे। 5 नए मेडिकल कॉलेज कौन कौन से?
कवर्धा, मनेंद्रगढ़, जांजगीर चांपा, गीदम और जशपुर में खुलेगा। प्रत्येक कॉलेज में एमबीबीएस की 50-50 सीटें होंगी। इससे प्रदेश में 250 सीटें बढ़ जाएंगी और कुल 2180 से बढ़ करके 2430 हो जाएंगे। इस स्थानों के नाम को कम से कम याद रखिए, जो कि अगले शैक्षणिक सत्र से शुरू होगा। गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में सुबह की मुस्कान एक पहल की शुरुआत की गई है, जिसके तहत छात्रों को सुबह का निःशुल्क नाश्ता और चाय प्रदान की जाती है। यह योजना दान में प्राप्त धनराशि से संचालित की जाती है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि छात्र खाली पेट अपनी पहली क्लास न जाए, जिससे उनकी एकाग्रता और सीखने की क्षमता बेहतर हो सके। विश्वविद्यालय छात्रों के हित में स्वाभिमान थाली और सुदामा योजना जैसी अन्य योजनाएं भी चलाता है। तो सुबह की तलाश किस विश्वविद्यालय के द्वारा चलाया जा रहा है? गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के द्वारा, ठीक है, जिसमें सुबह का निःशुल्क नाश्ता और चाय प्रदान किया जाता है छात्रों को। नेक्स्ट, ओलंपिक में भाग लेने वाले राज्य के प्रत्येक खिलाड़ियों को 21 लाख रुपए का प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। यह घोषणा भी हाल ही में किया गया है। इसका उद्देश्य राज्य के युवाओं को खेल के प्रति प्रेरित करना और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित करना है। देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार ने पहले घोषणा किया था कि ओलंपिक में जो स्वर्ण पदक विजेता रहेंगे उन्हें 3 करोड़ रुपए, रजत पदक विजेताओं को 2 करोड़ रुपए और कांस्य पदक विजेताओं को 1 करोड़ रुपए देने का फैसला उन्होंने पहले किया हुआ है। हाल ही में एक नया घोषणा किया गया कि ये जो पदक विजेता है उन्हें पुरस्कार तो मिलेगा, साथ ही साथ जो ओलंपिक में भाग लेंगे उन्हें भी 21 लाख रुपए मिलेगा, भले वो पदक जीते या ना जीते। ओलंपिक में भाग लेने वाले राज्य के प्रत्येक खिलाड़ी को 21 लाख रुपए प्रदान किया जाएगा राज्य सरकार के द्वारा। छत्तीसगढ़ को रेशम उत्पादन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए भारत सरकार के केंद्रीय रेशम बोर्ड द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार बेस्ट सेरिकल्चर स्टेट से सम्मानित किया गया। ठीक है, रेशम उत्पादन के लिए यह पुरस्कार बोर्ड के 76वें स्थापना दिवस 20 सितंबर 2025 को बेंगलोर में आयोजित कार्यक्रम में सांसद एवं बोर्ड सदस्य श्री के सुधाकर के हाथों प्रदान किया गया। यह पुरस्कार उप संचालक रेशम श्री मनीष पवार को ने इसे ग्रहण किया। साथ ही साथ रायगढ़ को रेशम उत्पादन के लिए उत्कृष्ट जिला घोषित किया गया। जिले के तमनार ब्लॉक के आमाभाट गांव के किसान ललित गुप्ता को उत्कृष्ट कृषक का सम्मान मिला। रायगढ़ एक प्रमुख टसर उत्पादन क्षेत्र है, जहां जनजातीय समुदाय रेशम का पालन का कार्य करते हैं। छत्तीसगढ़ को बेस्ट सेरिकल्चर स्टेट, रायगढ़ को उत्कृष्ट जिला और ललित गुप्ता को उत्कृष्ट कृषक का सम्मान प्रदान किया गया। 5वां अटल भूषण पुरस्कार समारोह 2025 का आयोजन नई दिल्ली के अटल फाउंडेशन द्वारा किया गया। इस समारोह में छत्तीसगढ़ के भाजपा के उपाध्यक्ष और अखिल भारतीय घर अभियान के प्रमुख श्री प्रबल प्रताप सिंह जुदेव, जो कि जशपुर के हैं, को अटल भूषण सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया। उन्हें यह सम्मान उनके घर वापसी अभियान और सनातन धर्म की सांस्कृतिक विरासत की रक्षा के लिए किए गए प्रयासों के लिए मिला। देखिए, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि हमारे प्रदेश में बहुत से आपके आदिवासी जो जनजाति बहुल क्षेत्र है, वहाँ पे धर्मांतरण की घटना काफ़ी होती है। उन्हें जो जनजाति बहुल है उन्हें क्रिश्चियन कम्युनिटी में कन्वर्ट किया जाता है। तो उनको रोकने के लिए इनके द्वारा चलाया गया था आपके घर वापसी अभियान और सनातन धर्म और संस्कृति विरासत की रक्षा के लिए बहुत से इन्होंने प्रयास किया, जिनके लिए इन्हें पुरस्कार मिला। ठीक है, कहाँ पे? जशपुर जिले में इन्होंने अभियान चलाया था। ठीक, हाल ही में छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में स्कूली बच्चों को अंतरिक्ष विज्ञान के प्रति जागरूक करने के लिए मिशन अंतरिक्ष और प्रोजेक्ट जय विज्ञान नामक 2 अभियान की शुरुआत की गई। यह अभियान शिक्षक दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी द्वारा शुरू किया गया। ठीक है, तो कौन से 2 आपके अभियान है? एक मिशन अंतरिक्ष और प्रोजेक्ट जय विज्ञान। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ सरकार ने सितंबर 2025 में सभी जिला जेलों, यानी कि आपके जो जेल होते हैं, जेल में कैदियों के लिए योग और सुदर्शन क्रिया की शुरुआत की है। यह पहल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में जेल सुधारों को प्राथमिकता देते हुए की गई। नेक्स्ट है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025, यानी कि एयर क्वालिटी के ऊपर है।
10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में रायपुर 11वें स्थान पर रहा, जबकि 3 से 10 लाख आबादी वाले शहरों में कोरबा 20वें स्थान पर रहा। यह सर्वेक्षण पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 8 मापदंडों के आधार पर आयोजित किया जाता है, जिसका उद्देश्य वायु गुणवत्ता में सुधार लाना है। छत्तीसगढ़ का रायपुर 11वें स्थान पर, कोरबा 20वें स्थान पर। ठीक, नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में प्रोजेक्ट अनुभव। ये क्या है? प्रोजेक्ट अनुभव एक सरकारी पहल है जिसका उद्देश्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को अनुभवी प्रशासनिक अधिकारियों से सीधे मार्गदर्शन और जानकारी प्रदान करना है। यह कार्यक्रम राज्य के छात्रों को सरकारी नौकरियों के लिए बेहतर ढंग से तैयार करने और उन्हें प्रशासनिक कार्य प्रणाली का व्यवहारिक ज्ञान देने में मदद करता है। यानी कि क्या है कि जो आपके गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें जो आपके प्रशासनिक अधिकारी है जो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में है, जैसे आपके कोई डिप्टी कलेक्टर है, डीएसपी है, उनके द्वारा मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है। यह है आपका प्रोजेक्ट अनुभव। ठीक, नेक्स्ट है नवा रायपुर में शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक सह आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय देश का पहला डिजिटली जीवंत संग्रहालय है, जो छत्तीसगढ़ के आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों की गौरव गाथा और उनके योगदान दर्शाने के लिए आधुनिक डिजिटल तकनीकों का उपयोग करता है। तो देश का पहला डिजिटली जीवंत संग्रहालय कौन सा है? आपका शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक सह आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय। ठीक, झुमका बांध जो कि कोरिया जिले में है, पर्यटकों के लिए हाउस बोट की सुविधा शुरू हो गई है। इसे श्रीनगर के डल झील के तर्ज पर तैयार किया गया है ताकि लोग बांध में शांत पानी के बीच शानदार अनुभव का आनंद ले। यानी कि जो आपके नाव है, नाव के ऊपर घर का निर्माण, एक तरीके हाउस बोट आप समझ गए होंगे। डल झील आपके श्रीनगर और केरल में हाउस बोट का प्रचलन काफी ज्यादा है। छत्तीसगढ़ में जगरानी देवी विश्वविद्यालय नाम का एक नया निजी विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है। जुलाई 2025 में छत्तीसगढ़ सरकार ने इस उद्देश्य के लिए छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय स्थापना और संचालन संशोधन विधेयक 2025 पारित किया है। अभी लागू नहीं हुआ है, लेकिन हाँ, छत्तीसगढ़ का नया निजी विश्वविद्यालय बनेगा जगरानी देवी विश्वविद्यालय, अभी बना नहीं है। ठीक, छत्तीसगढ़ सरकार ने कारीगरों को बेहतर बाजार और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग में शिल्प ग्राम और शिल्प नगरी स्थापित करने की योजना बनाई है। अभी योजना बनाया गया है। ठीक है, कहां पर? रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग, जहां पे कारीगरों को बेहतर बाजार रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए शिल्प ग्राम और शिल्प नगरी की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ के जशपुर में जो आपका जशपुर जिला प्रशासन है और नौ गुरुकुल शिक्षण संस्थान मिलकर आर्थिक रूप से कमजोर लड़कियों को सशक्त बना रहे हैं। इस पहल के तहत छात्राओं को निःशुल्क आवासीय तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्हें आवास, भोजन, लैपटॉप जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जाती है ताकि वे बिना बाधा के सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग जैसे कौशल सीखकर आत्मनिर्भर बने और रोजगार प्राप्त कर सके। क्या है? निःशुल्क आवासीय तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है नौ गुरुकुल शिक्षण संस्था और जशपुर जिला प्रशासन के द्वारा। दुर्ग के लोकसभा सांसद विजय बघेल अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के कल्याण संबंधित संसदीय समिति के सदस्य बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट जिंदगी न मिलेगी दोबारा सेवा संस्था, एक संस्था का नाम है जिंदगी न मिलेगी दोबारा, रायपुर द्वारा अपने स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित एक भव्य सम्मान समारोह में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हुल्लास पाठक को वर्ष 2025 का प्रतिष्ठित कृषि रत्न सम्मान प्रदान किया गया। यह सम्मान देश के ख्याति लब्ध कृषि वैज्ञानिक स्वर्गीय मणिशंकर शर्मा की स्मृति में कृषि के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि किसी संस्था के द्वारा दिया जा रहा है, लेकिन फिर भी नाम एक बार याद रख लेना। तो यहां पर होता है आपका छत्तीसगढ़ करंट अफेयर सितंबर माह समाप्त। किसी प्रकार का डाउट होगा आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, हमारा छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन का ऑनलाइन बैच ये शुरू हो रहा है आपका 25 अक्टूबर से। टाइम ड्यूरेशन का ध्यान रखिएगा, समय रहते अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिएगा। 25 अक्टूबर से आपकी ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो जाएगी। कौन कौन से सिलेबस कवर होंगे उस पर हम विस्तार में अलग से वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए।